अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। हाल ही में इजराइल में एक नई सरकार बनी है और एक कट्टरपंथ यमीना पार्टी के नेता नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उसी मैटर में इजराइल में कट्टरपंथ यहूदी संगठनों ने एक मार्च निकाला जेरूशलम की तरफ। उस जेरूशलम में इजरायली कट्टरपंथ यहूदियों ने कुछ जुमलों का इस्तेमाल किया। वो जुमले अगर एक आम मुसलमान सुनेंगे तो उनको बहुत आहत होगा, बहुत दुख पहुंचेगा। उन्होंने कहा मोहम्मद इज़ डेड, मोहम्मद मर चुका है, यानी मुसलमानों का जो पैगंबर है वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। और दूसरा जुमला कहा डेथ टू द अरब्स, जो अरब मुस्लिम हैं वो भी बहुत जल्द मरने वाले हैं। लेकिन तीसरा जुमला जो उन्होंने कहा द सेकेंड नकबा इज़ कमिंग सून, अ नकबतुस्सानिया, बहुत जल्द आने वाला है। आखिर ये नकबा क्या है और क्या मतलब है इस नकबा का, उसी बारे में बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आखिर ये धमकी कितनी बड़ी है और मुसलमानों को इस धमकी को कितनी सीरियस लेनी चाहिए। अनकबतुस्सानिया, नकबा का लफ्ज़ी माने है बर्बादी और सानिया के माने हैं दूसरी बार। वो यहूदी कट्टरपंथ इंसान मुसलमानों से कह रहा है कि दूसरी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ, नकबतुस्सानिया, द सेकेंड नकबा इज़ कमिंग सून। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहला नकबा क्या है, पहली बर्बादी कौन सी है जिसको डराकर दूसरी बर्बादी की धमकी दे रहा है जो कट्टरपंथ यहूदी समुदाय के लोग। तो आइए जानते हैं। 1947 से पहले झांकिए, जब पूरी की पूरी 100% ज़मीन को फ़लस्तीन कहा जाता था। आज जिसको इजराइल कहते हैं, 1947 से पहले ये पूरी की पूरी ज़मीन फ़लस्तीनियों की थी, फ़लस्तीन के नाम पर थी। उस वक्त जो सिक्का चलता था उसमें भी फ़लस्तीन टॉप लेवल पर अरबिक यूज़ होता था, सेकंड में इंग्लिश और थर्ड में हिब्रू यहूदी लैंग्वेज यूज़ होता था, क्योंकि उस वक्त भी बहुत संख्यक फ़लस्तीनी मुसलमान थे लेकिन अल्पसंख्यक यहूदी समुदाय के लोग रहते थे। उसके बाद 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, पार्टीशन कर दिया और बहुत ज़्यादा हिस्सा यहूदियों को दे दिया। उन 1947 से 1949 के बीच 2 साल तक यहूदी और मुसलमानों के बीच संघर्ष चला। उस संघर्ष के बीच 80% आबादी रखने वाले फ़लस्तीनी मुसलमानों के ज़मीन को छीन लिया गया और यहूदियों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। 80% फ़लस्तीनी मुसलमानों को वहाँ से उखाड़ फेंका गया, वहाँ से जहाँ पर अब इजराइल बसते थे। उसके बाद 1949 के बाद 1967 इजराइल अरब इजराइल वॉर होती है जिसको कहते हैं 6 डे वॉर। इस वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान फिर से फ़लस्तीन लोगों का हुआ। इस 6 डे वॉर में इजराइल ने 6 दिन के अंदर 5 अरब कंट्री को हरा दिया। 4,20,000 फ़लस्तीनियों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और 1967 में फ़लस्तीन का मात्र 22% हिस्सा ही बाकी रहा। उसके बाद प्रेजेंट डे में जब आप नक्शा देखेंगे तो अब फ़लस्तीनियों के पास मात्र 15% ही ज़मीन है। सेकंड नकबा फर्स्ट नकबा इसी को कहते हैं जिसमें यहूदियों ने जिस फ़लस्तीन 100% ज़मीन पर, जहाँ पर फ़लस्तीन थे, आज वो फ़लस्तीन मात्र 15% ज़मीन पर थे। चलिए बात करते हैं 6 डे वॉर के बारे में थोड़ी सी डिटेल में। लेट्स टॉक अबाउट इट। 1967 में 6 डे वॉर हुआ। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान जैसी अरब कंट्रीज़ ने इजराइल के ख़िलाफ़ जंग की मुहिम छेड़ दी। इनके खिलाफ इजराइल अकेला नहीं था बल्कि इजराइल के पीछे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पूरी पार्टी और खुद अमेरिका इसके पीछे खड़ा था और बड़े बड़े आधुनिक हथियार इसको सप्लाई करने लगा। वहीं 5 अरब कंट्री के पीछे भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्री खड़ी थी। अल्जीरिया, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, पाकिस्तान, PLO, सऊदी अरब, सूडान और टूनीशिया जैसे बड़े बड़े मुस्लिम देश भी इन 5 अरब कंट्री के पीछे खड़े थे। आइए बात करते हैं इन 5 अरब कंट्रीज़ के पास कितनी आधुनिक हथियार थी जितना इजराइल के पास नहीं थी। इन 5 अरब कंट्रीज़ के पास 2,500 से भी ज़्यादा टैंक्स थी, वहीं इजराइल के पास मात्र 800 टैंक्स थी। इन 5 अरब कंट्रीज़ के पास 5,47,000 से भी ज़्यादा बड़ी सेना थी
और इजराइल के पास उसकी आधी 2,64,000 के लगभग सेना थी। इन 5 अरब कंट्रीज़ के पास 957 एयरक्राफ्ट थी, वहीं इजराइल के पास मात्र 300 एयरक्राफ्ट। इसके बावजूद भी इजराइल ने 6 दिन के अंदर 5 अरब देशों को हरा दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? यह ऐसे पॉसिबल हुआ कि ये 5 अरब कंट्री इजराइल को खोखली धमकी देते रह गए, जंग की तैयारियां करते रहे और खुलकर दिखाते रहे ये कहां पर अपना बेस बना रहे, कहां पर इन लोगों ने अपना बेस जॉर्डन पर बनाया था। वहीं इजराइल इन तमाम चीज़ों को देख रहा था। रातों रात इजराइल ने बिना चेतावनी के इन तमाम एयरक्राफ्ट पर अपने बम बरसाने शुरू कर दिए। तमाम टैंक्स पर बम बरसाकर इनके एयरक्राफ्ट और टैंक को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया और बची तो सिर्फ और सिर्फ 5,47,000 सेना और इजराइल के पूरे एयरक्राफ्ट 300 एयरक्राफ्ट बाकी रह गए। और ये एयरक्राफ्ट हवा में उड़ उड़ कर मिसाइल गिराते रहे। ये सेना ज़मीन से थोड़ी एयरक्राफ्ट को गिरा सकती है। 6 दिन के अंदर इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर, अपने मेहनत के दम पर, अपनी चालबाजी से 5 अरब कंट्री को हरा दिया। ये वाकई में बहुत अफसोस की बात है। तो ये था पहला नकबा जो 1967 तक और आज तक हुआ। अब दूसरे नकबे के हिसाब से जो यहूदी समुदाय के लोगों ने अरब फ़लस्तीनी मुसलमानों को धमकी दी है कि तुम्हारा पैगंबर मर चुका है, अब तुम भी मरने वाले हो, दूसरा नकबा बहुत करीब है। तो उस नकबे का मतलब है कि जो 15% ज़मीन आज तुम्हारे पास है यरूशलेम और गाज़ा पट्टी के नाम पर, यह भी बहुत जल्द तुमसे छीनी जाने वाली, क्योंकि इनका नया प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट एक कट्टरपंथ लीडर के नाम पर मशहूर। और लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्द ये इनके सपने को पूरा कर देगा और ग्रेटर इज़राइल बनाएगा। वो ग्रेटर इज़राइल जिसके बाउंड्रीज जॉर्डन, मिस्र से लेकर सऊदी अरब तक को छुएंगी और एक भव्य इज़राइल को बनाएंगे और अपना मंदिर बनाएंगे और पूरे मुसलमानों का ग्रेटर इज़राइल से सफाया करके रख देंगे। ये था सेकंड नकबा का मतलब। शायद आपको पता नहीं है, यूएन ने जब पार्टीशन किया था तो साफ साफ यूएन ने कहा था कि जो नक्शा यूएन ने पास किया है उसी नक्शे के तहत फ्यूचर में काम होगा। यूएन के बात को भी ना मानकर इजराइल ने वो वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश की जो पहले से ही मुसलमानों की है। और वो वेस्ट बैंक जो 1947 में आप देखोगे बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी का है, वहाँ पर भी आज प्रेजेंट दौर में यहूदी घुस रहे हैं, कुछ घर खरीद कर और कुछ धमकी देकर और वहाँ से निकाल कर। इस बार जो मार्च निकाला गया यहूदियों की तरफ से, इस मार्च में भी 2 फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया इजरायली पुलिस ने। यही सब कुछ फ़िलहाल फ़लस्तीन और इजराइल के बीच चल रहा है। और आज भी सिवाय धमकी के वो अरबी मुसलमान कुछ नहीं कर रहे हैं। सऊदी, कुवैत, मिस्र, सीरिया, लेबनान, इराक़ सब के सब खामोश है। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैंने पहले भी कहा था कि हमास हो या अरब कंट्री इजराइल के इस वक्त को कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि इजराइल के एक सिटीजन पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहे हैं और अपना मिशन पर वो लोग फोकस कर रहे हैं कि हमें ग्रेटर इजराइल बनाना है। और ये मुस्लिम कौम खबसा खाने में बिज़ी है, चिकन बिरयानी खाने में बिज़ी है, ऐश करने में बिज़ी है और अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने में बिज़ी है। इसीलिए इजराइल का फ़िलहाल तो कुछ नहीं हो सकता है। फ़लस्तीन के लोगों की गुजारिश है कि वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, अच्छी सरकार चुनें, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दें, अल्लाह पर ऐसी तवक्कल रखें जैसी तवक्कल हमें इस्लाम रखना सिखाता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मजबूती से थामेंगे तब जाकर ऐसी कौम पैदा होगी, ऐसी सेना आएगी जो इजराइल को निस्तो नाबूद करके रख देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप हमास के साथ हैं या फिर फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं, और इजराइल और फ़लस्तीन के संघर्ष में आप नफ्ताली बेनेट को कितना कट्टरपंथी के नज़रिए से देखते हैं, आप कमेंट पर अपनी विचारधारा को रख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।